दोस्तों, आज हम लोग अपने प्रोग्राम हम भारत के लोग के 81वें अंक में 81st अंक में आपके सामने हैं। ये प्रोग्राम अपना हम भारत के लोगों का सीरीज़ का 81वां है और इंडियन मीडिया काउंसिल के प्रोग्राम रचनात्मक लेखन की तीसरी कड़ी है। तो इसमें आप सब लोगों का स्वागत है। पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रोग्राम हम लोगों का आज 81वां है। इसमें आप लोगों का स्वागत है और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि आज इंडियन मीडिया काउंसिल का ये रचनात्मक लेखन का तीसरा अंक है, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए इसको हम भारत के लोग की श्रृंखला में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। YouTube पे भी प्रोग्राम जा रहा है। आप लोग जब चाहें इसका आनंद ले सकते हैं, उठा सकते हैं। और ये प्रोग्राम रचनात्मक लेखन का नेशनल मीडिया पे बहुत पसंद किया गया। 2000 लोगों ने देखा इस प्रोग्राम को। इसकी लोगों को पसंद बहुत प्रभावित कर रही है इस प्रोग्राम का थीम, और उन लोगों ने आग्रह किया है कि अब एक नई शुरुआत साल भर के लिए हर इतवार को वो अपने प्रोग्राम रखेंगे। उसका नाम सोच रहे हैं, तो अब हम उनको भी जोड़ने जा रहे हैं। आप लोग आ गए हैं, ढेर सारे लोग देखने के लिए, बहुत खुशी की बात है। विनीता रे जी, प्रमोद लोधी जी, अनुपम तिवारी जी, योगेंद्र शर्मा जी, सबका स्वागत है। और हम अब इंडिया काउंसिल को भी जोड़ रहे हैं। इंडियन काउंसिल के सभी दोस्तों का स्वागत है। आपके व्यूअरशिप, जितना आप लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को और जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से जी अच्छा, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। इंडियन मीडिया काउंसिल के सभी दोस्तों का स्वागत है। और रचनात्मक लेखन की हम लोगों की तीसरी श्रृंखला है इस प्रोग्राम में। और जिस तरह से आपने देखा है, जितनी व्यूअरशिप आपकी रही है,
जिस तरह से आप लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उससे हौसला होता है और कमेंट्स आपके 70-80 कमेंट्स और प्रश्न आए हैं और 1,500 से ऊपर ही आप लोगों ने प्रोग्राम देखा है। यह सब बहुत सुखद है कि रचनात्मक लेखन और वो भी सकारात्मक रचनात्मक लेखन वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। आज सबसे पहले हम लोग जो पिछले अंक के दूसरे अंक के आपके सजे प्रश्न या आपके सुझाव या प्रतिक्रियाएं थी वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद कुछ रचनात्मक लेखन से संबंधित मेरी जो कविताएं हैं उनमें को भी आपको सुनाएंगे, आपको विशेष आनंद आएगा। और उसके बाद रचनात्मक लेखन से संबंधित जो मेरे विचार मेरे किताबों के भूमिकाओं में रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पिछले 2 अंकों में जिस तरह से गहन और सकारात्मक चर्चा हुई, पिछले अंक में केवल जर्नलिज्म से रिलेटेड रचनात्मक लेखन की चर्चा हुई और उस तरह से जिस तरह से आपने ग्रहण किया वो मेरे लिए बहुत उत्साहवर्धक है और बड़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके प्रश्नों पर चर्चा होगी। सबसे पहले ब्रिज बिहारी पांडे जी ने लिखा है पिछले अंक के हम लोगों के बातचीत के बाद, आजकल 75% पत्रकार विज्ञापन के आधार पर पक्षपातपूर्ण लिखते हैं। आजकल 75% पत्रकार विज्ञापन के आधार पर पक्षपातपूर्ण लिखते हैं। गलत रिपोर्टिंग के लिए इसके विरुद्ध किया जा सकता है। अगर फैक्चुअली कोई गलत लिखता है तो उसके विरुद्ध प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में लिख सकते हैं। आप अगर किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं तो अपनी मीडिया में उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर ये विज्ञापन के आधार पर पक्षपातपूर्ण इस तरह से लिख रहे हैं जिससे किसी की मानहानि होती हो तो आप उसके अगेंस्ट FIR भी कर सकते हैं। उस तमाम धाराएं हैं मानहानि की। ये आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गलत रिपोर्टिंग अगर हो रही है विज्ञापन के आधार पर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देर सवेर अगर कोई गलत रिपोर्टिंग करता है विज्ञापन के आधार पे तो पब्लिक भी पहचानने लगती है। शुरुआत में हो सकता है पब्लिक इम्प्रेस हो जाए, गलत विचारों पर विश्वास करने लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो गलत विज्ञापन पत्रकार विज्ञापन के आधार पर पक्षपातपूर्ण लिखते हैं वो बहुत आगे नहीं जा पाते कैरियर में और देर सवेर एक्सपोज हो जाते हैं। तो नेचर अपना काम करती रहती है। नेचर का तो सिद्धांत ही है सत्यमेव जयते। प्रकृति का ब्रह्मांड का सिद्धांत ही है सत्यमेव जयते। उससे कोई बच नहीं सकता है। असत्य को बहुत दूर तक कोई ले नहीं जा सकता है। तो इसलिए गलत रिपोर्टिंग के खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है वो मैंने आपके सामने रखा। अगर मानहानि किसी की हो रही है तो FIRs हो सकते हैं। गलत रिपोर्टिंग है, फैक्चुअली है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं। लेकिन वैचारिक स्तर पे अगर कोई अपनी राय लिख रहा है जिसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है विज्ञापन के आधार पर तो वो फिर अपने आप ही ख़त्म होगा। ऐसी पत्रकारिता ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। कुछ समय तक चलती है, लेकिन अब हम लोग डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के जिस समय में और कम्युनिकेशन के जिस समय में हैं
वहाँ ऐसी पत्रकारिता बहुत दिन तक चलेगी नहीं। लेकिन हम सही बात तो दिखा सकते हैं, सही विचार लोगों के सामने रख सकते हैं। लोगों के पास ये चॉइस हम दें कि यह विचार है तो ये भी विचार है, निष्पक्ष और सत्य विचार ये है, वो सबके सामने रख सकते हैं। दूसरा सांवरमल जट जी का है। उनके केवल उनके 2 ऑब्जर्वेशंस हैं और एक उनका प्रश्न है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने अपनी राय दी है कि तात्विक परिचर्चा हो रही है, बहुत सुंदर है। और फिर उन्होंने लिखा सामाजिक दर्शन का बहुत सुंदर पाठ हो रहा है। धन्यवाद सांवरमल जी, आप लोगों के इसी वैचारिक हौसले ने ही मुझे और राठौर जी को यह हौसला दिया है कि ये प्रोग्राम हम लोग इस तरह से करते रहें, डिज़ाइन करते रहें। और उनका प्रश्न है कि सर, मुझे लगता है कि भीष्म पितामह जैसी भूमिका निभा रहा है आज का मीडिया। बहुत साहसिक और निष्पक्षता की आवश्यकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही उपमा दिया है भीष्म पितामह की। जो भी पक्षपात पूर्ण रहेगा, किसी एक व्यक्ति से या पक्ष से बंध के रहेगा, सत्य से नहीं बंधेगा। वह शुरू में तो भीष्म पितामह की तरह से बहुत महायोद्धा भी किसी समय कहला सकता है, लेकिन उसका अंत बाणों की सैया पर ही होगा। तो ये मीडिया जो पक्षपात पूर्ण भूमिका निभा रही है, उसको सरसैया पर या बाणों की सैया पर ही मिटना होगा, जो लोग इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने प्रश्न में जो अपने प्रश्न में जो टिप्पणी समाहित की है कि मुझे लगता है भीष्म पितामह जैसी भूमिका निभा रहा है ये मीडिया, तो आपने उसका उत्तर भी उसमें समाहित कर लिया है कि जैसे जो अंत, जिस तरह का अंत भीष्म पितामह का हुआ था, वही अंत इस मीडिया का भी होना है। विपिन पांडे जी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि बहुत सुंदर उनको लग रहा है प्रोग्राम और बहुत सुंदर है सर, ज्ञानवर्धक, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई आपसे, सहृदय धन्यवाद। ये विपिन पांडे जी थे। और पुष्पेश तिवारी जी ने लिखा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई आपसे, सहृदय धन्यवाद। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जर्नलिज्म ऑफ करेज की ज़रूरत है, देश को जर्नलिज्म ऑफ करेज की ज़रूरत है। जोया शर्मा जी ने लिखा है, सर जी धन्यवाद, हमसे जो त्रुटि हुई वो और जो लिखने में गलती हो वो सुधारने की पुरजोर कोशिश करेंगे। महिला हक संघर्ष समिति की हैं जोया शर्मा जी। और आगे वो लिखती हैं, धन्यवाद सर जी, आप जो इतने अच्छी तरह से समझाते हैं उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, वो अपने संस्था की तरफ से धन्यवाद दे रही हैं। जोया शर्मा जी, आप और आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे बहुत खुशी है। लेकिन एक मेरा सुझाव है कि चूंकि आप पत्रकारिता में काम करना चाह रही हैं या समाज से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो आप जो लिख रही हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, रोमन लिपि में लिख रही हैं, हिंदी रही हैं, लेकिन रोमन लिपि में लिख रही हैं। आजकल जो आईफोन आ गए हैं या जो भी स्मार्टफोन आ गए हैं, उसमें हिंदी में लिखने की सुविधा है। आप इवन रोमन लिपि भी लिखेंगे तो हिंदी में वो टाइप करके दिखाएगा, तो उसको सीख लीजिए, तो आपका ये प्रभाव और अधिक हो जाएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप इसको थोड़ी मेहनत करिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। और हमेशा के लिए आपको हिंदी में लिखने का, और जो लोग हिंदी ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं जानते हैं, उनसे अगर कम्युनिकेट करना है और उन तक अपनी बात पहुंचानी है तो आपको देवनागरी लिपि का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शेखर दास जी मेरे सामने अभी एक कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और वो पॉजिटिव जो हम लोग बात करते हैं उसी संदर्भ में है कि मौजूदा माहौल में पत्रकारों के सम्मान में भी कमी आई है। जो लोग गलत तरह की पत्रकारिता करते हैं, निहित स्वार्थवश पत्रकारिता करते हैं या विज्ञापन के लोभ लाभ में पत्रकारिता करते हैं, उनके सम्मान में निश्चित रूप से कमी आ रही है। देवेंद्र सेवारा जी का कमेंट है, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर सेशन सर। वो हमारे सेशन का इंतजार कर रहे हैं, करते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद है कि वो चीज़ों को इतना पसंद करते हैं। वो आगे और लिखते हैं कि आपकी मधुर वाणी सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है, और आपके ये मधुर कमेंट सुन करके मेरा भी मन, और आपसे अपनी बातें शेयर करके भी मेरा मन हमेशा प्रसन्न होता रहता है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम लगातार हमारे चल ही रहे हैं। विनोद भट्ट जी लिखते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। धन्यवाद विनोद जी। और ये बातें जब आप निश्चल लोगों के सामने निश्चल बातें करते हैं तो आपको भी शक्ति मिलती है, और बहुत कुछ बात के सिलसिले में भी बहुत से आपको भी जानने, समझने, सीखने का मौका मिलता है। और कहीं ना कहीं ये साधना की तरह से रहता है। ये प्रोग्राम देना एक साधना ही है, और प्रोग्राम सुनना भी एक साधना ही है। पिंटू कुमार जी ने लिखा है, आपने हम लोगों की बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए। थोड़ा सा इसमें एक दो लोगों को, जैसे पिंटू कुमार जी को और करण भास्कर सूर्या जी को, इन दोनों लोगों को मुझे सुझाव है, मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो वाक्य बना रहे हैं, वाक्य विन्यास कर रहे हैं, उसमें दोबारा पढ़ लें। अगर कहीं कोई गलती है तो उसको शुद्ध कर लें। लिखने की शुद्धता बहुत ज़रूरी है रचनात्मक लेखन में। सहज भाषा हो लेकिन शुद्ध हो, कहीं आदमी पढ़ते समय अटके नहीं, फ्लो बना रहे। जैसे पिंटू कुमार जी ने लिखा, आपने हम लोगों की कहाँ पे छोटी की मात्रा लगाई, बड़ी की मात्रा लगनी चाहिए, कि बहुत हम लोगों का, या हम लोग की नहीं, हम लोगों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। ढेर सारे लोगों की, अच्छे लोगों की रचनाएं पढ़िए तो आपको जो, क्योंकि आप जो कमेंट कर रहे हैं वो भी रचनात्मक लेखन है, मैं उसको उसी रूप में ग्रहण कर रहा हूँ। और इसीलिए आपको ये सुझाव देता हूँ कि रचनात्मक लेखन में इस तरह की त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। आप अभी अगर शुरुआती दौर पे हैं, हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते लिखते रहे हैं, तो अभ्यास करिए और दोबारा तिबारा पढ़िए। और अपने आसपास जो भी है, कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है, 6th 7th 8th में पढ़ रहा है या कहीं पढ़ रहा है, उसको दिखाइए, उससे डिस्कस करिए, उसको करेक्ट करिए। आप कभी इस बात का संकोच, ईगो मत पालिए। और दूसरी बात यह है कि किसी से भी सीखने के लिए तैयार रहिए, कोई भी, मतलब एक बच्चे से भी, नन्हे बच्चे से भी, तो हर व्यक्ति से जहां से जितना ग्रहण हो सकता है वो ग्रहण करिए ज्ञान का। इसी तरह से करण भास्कर सूर्या जी ने, आपको बहुत सिखाने को मिलता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीखने की जगह पे सिखाने को मिलता है, तो आप, उनकी इच्छा रही होगी लिखने की कि बहुत आपको, बहुत आप फिर इस धरती को अच्छी मिला सर, इस धरती को अच्छी मिला सर, ये सेंटेंस का अर्थ नहीं स्पष्ट हुआ,
तो जो लिखिए उसका अर्थ स्पष्ट हो। फिर आगे उन्होंने लिखा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक सेंटेंस और लिखा है जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप सोचिएगा और उस पर चर्चा करिएगा कभी किसी और प्रोग्राम में या फ़ोन पर। वह गुरु की अंदर की दूसरे का विचार में प्रभाव ले अगर की, मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। तो करण भास्कर सूर्या जी से यह आग्रह है कि वो खूब खूब मेहनत करें, खूब सीखें, खूब सेंटेंस फॉर्मेशन सीखें। भाषा शैली अलंकारिक नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अलंकारिक होगी तब प्रभावशाली होगी, लेकिन प्रभाव तो तथ्यों के आधार पर होगा, लेकिन भाषा शैली की शुद्धता, करेक्टनेस, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ जो जिनका बहुत ज़्यादा लिखने का अभ्यास नहीं है, रचनात्मक लेखन का, वो खूब अभ्यास करें। और लिख करके कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े व्यक्ति के पास दिखाने के लिए जाएं। भाषा शैली की करेक्टनेस अपने आसपास के लोगों से ही, जो भी हैं, बच्चे हैं घर में, परिवार के और लोग हैं, दोस्त लोग हैं, बेहिचक दिखाइए कि देखिए इसमें कोई कमी तो नहीं है। ये मत सोचिए कि अगर गलती होगी तो वो क्या कहेंगे कि मुझे इतना भी नहीं आता। जिसने भी किसी तरह का संकोच किया सीखने में, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो बिल्कुल भी इगोलेस होकर के, निसंकोच होकर के अपनी भाषा सुधारिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला वाला इनका कमेंट था, आपको बहुत सिखाने को मिलता है सर, हो सकता है इनका यही अर्थ हो कि मुझे एक बहुत ज़्यादा मौका मिलता है लोगों को बताने सिखाने का। तो अगर ये अर्थ है तो ठीक है, लेकिन अगर उनका ये अर्थ है कि आपसे सीखने को मिलता है तो इसमें थोड़े परिवर्तन की ज़रूरत है। लेकिन ये जो दूसरे और तीसरे उनके कमेंट्स हैं उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि भाषा और जो भी हम रचनात्मक लेखन कर रहे हैं, फिर मैं वो कहूँगा, जैसे मैं कहता था कि भाषा अपनी नहीं होती है, दूसरे की होती है। दूसरा जो भाषा समझता है वही मेरी भाषा है और उसी में मुझे बोलना है अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसी तरह से रचनात्मक लेखन भी हमेशा अपने समझने के लिए नहीं होता है, दूसरों को समझने के लिए होता है। और पत्रकारिता में तो स्वांतः सुखाय का उतना महत्व नहीं है जितना कि बहुजन हिताय। पत्रकारिता में बहुजन हिताय ही होता है, और बहुजन हिताय तभी होगा जब बहुजन लोग, सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझेंगे। समझेंगे कब? जब हम ऐसी भाषा लिखेंगे जो एक तो उनके समझ में आएगा और दूसरा उनके लिए ज़रूरी होगा। तो समझ में आए दूसरों के, हमें ऐसा लेखन करना है। बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं और अगर खुद समझ रहे हैं तो सोचते हैं काम हो गया, लेकिन खुद तो आप लिखने के पहले भी समझ रहे थे, आपने समझ लिया है उस विचार को, तभी तो आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप तो समझे हुए हैं, और आपने जो लिखा अगर उसको भी खुद ही समझा तो बात पूरी नहीं हुई। बात पूरी तब होती है जब दूसरा वैसे ही समझे। जैसे ट्रांसमीटर और रिसीवर है, कम्युनिकेशन है, वो पूरा तभी होता है जब जो हमने लिखा, जो भाव हमने उस शब्द पर डाल करके आगे बढ़ाया है, उस वाक्य में डाल के आगे बढ़ाया, वही भाव दूसरा उसी रूप में ग्रहण करे, कोई संशय न रहे। किसी चीज के दो अर्थ होते हैं। ये लिखना साहित्य में भले ही अलंकार हो, रचनात्मक लेखन में कहीं कहीं इसे अलंकार माना जा सकता है, लेकिन पत्रकारिता में यह अलंकार नहीं है। पत्रकारिता में जो आप लिख रहे हैं उसका वही अर्थ होना चाहिए, दोहरा अर्थ नहीं होना चाहिए, स्पष्ट जो आप लिख रहे हैं। इसीलिए मैंने पिछले बार एम्फेसाइज किया था कि आप जब भी जो लिखिए वो अपने आसपास लोगों को पढ़ाइए और उनकी प्रतिक्रिया दीजिए कि उन्होंने क्या समझा, जो आपने लिखा है वही समझा या कुछ और समझ लिया। अगर एक भी व्यक्ति कुछ और समझ लेता है तो इसका मतलब कि कहीं कोई संशय की गुंजाइश है, तो शब्दों में हेर फेर करिए, स्पष्ट, ऐसा स्पष्टता के साथ लिखिए कि दूसरा वही समझे। 100% कम्युनिकेशन हो, जो आपने कहना चाहा है वह अगला समझ ले। ये पत्रकारिता के लिए और रचनात्मक पत्रकारिता, रचनात्मक लेखन के लिए
बहुत ज़रूरी है। अब मैं कुछ कविताएं आपके साथ सामने रखूंगा मेरी, जो रचनात्मक लेखन से जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद रचनात्मक लेखन पर कुछ विचार अपने किताब धरती जानती है की भूमिका से आपके सामने रखूंगा। और इस बीच भी अगर कोई प्रश्न आपका मुझे मिलता है तो उस पर भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये तीसरा सत्र ही इस विषय पे, इस श्रृंखला का अंतिम सत्र है इंडियन मीडिया काउंसिल का। तो इसलिए जो प्रश्न अभी आ जाएंगे लास्ट में, इसी में आपकी चर्चा, आपके सामने उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो कुछ कविताएं जो रचनात्मक लेखन या रचनात्मकता से जुड़ी हुई हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। शब्द, एक कविता है छोटी सी, शब्द। देखिए, यह गहरे विचारों की कविताएं हैं, आपको बहुत अच्छी लगेंगी और दूर तक आपके मन को प्रभावित करेंगी। कौन कहता है शब्द अमर है? कौन कहता है शब्द अमर है? शब्द तो बीज है, बीज फिर पेड़, फिर बीज इस रूप में अमर है, लेकिन एक ही बीज अमर नहीं होता है। तो कौन कहता है शब्द अमर हैं? शब्द तो बीज हैं, और अन्य बीजों की भांति, और अन्य बीजों की भांति यदि उन्हें भी उचित भाव भूमि या हवा पानी नहीं मिला तो कुछ मौसम चक्र परिवर्तन के बाद शब्द भी होने लगते हैं निस्तेज। शब्द भी होने लगते हैं निस्तेज, खोने लगते हैं अपना ओज। लेकिन जो परिस्थितियां एक बीज को बना देती हैं निस्तेज, वही अन्य प्रकार के बीजों को पनपने में हो जाती हैं सहायक। वही अन्य प्रकार के बीजों के पनपने में हो जाती हैं सहायक। जो भावभूमि सुला देती है एक शब्द को, जो भावभूमि सुला देती है एक शब्द को, एक विचार को, वही पनपा देती है फिर किसी नए शब्द को, नए विचार को। और इसीलिए तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जो कभी बहुत अच्छा अर्थ जिनका माना जाता था, बाद में उनके अर्थ बदलने लगे, वो नकारात्मक हो गए, स्लैंग हो गए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी था, और आज नेता शब्द गाली जैसा है। तो शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। आप जब शब्दों का प्रयोग करिए तो किस संदर्भ में, किस समय, किस काल, किस परिस्थिति में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। कल्प वृक्ष रचनात्मक लेखन के लिए विशेष रूप से ये है। कल्प वृक्ष, हम हैं कल्प वृक्ष। और जितना मैंने किसी परसों मतलब शायद पहले प्रोग्राम में ही कहा था कि जो भी व्यक्ति है उसके मन में रचनात्मक विचार उभरते हैं, वह रचनात्मक लेखन कर पाता है या नहीं, ये उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसके आलसपन, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन रचनात्मक विचार का सृजन लगातार हर व्यक्ति के मन में होता है। तो हम हैं कल्प वृक्ष। जब हमें चोटें लगती हैं या हम कटते हैं या कोई हमें रेतता है, तो कटे हुए स्थान के आसपास निकलता है एक तरल सा चिपचिपा सा गोंद। कहीं भी किसी भी पेड़ को जरा भी इससे भी काटिए तो एक गोंद निकलता है। कुछ तो मेडिसिनल वैल्यू, तमाम सारे औषधीय गुण होते हैं, मेडिसिनल वैल्यूज होते हैं, लेकिन हर पेड़ पे अगर उसे थोड़ा सा भी काटा जाए तो तरल सा चिपचिपा सा गोंद मिलता है।
वो अपने सेल्फ प्योरिफिकेशन के लिए है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, अनंत कारण हो सकते हैं उसके प्राकृतिक कारण। तो हम हैं कल्प वृक्ष। जब हमें चोट लगती है या कोई हमें काटता है, कोई हमें रेतता है, तो कटे हुए स्थान के आसपास निकलता है तरल सा चिपचिपा सा गोंद, गाढ़े घनीभूत आंसुओं की तरह, जैसे कि वो पेड़ रो रहा हो, उसके आंसू निकल रहे हैं। हमारे लिए तो वह गोंद होता है, हमारे लिए तो वह गोंद होता है जब हमें चोट लगती है और उससे जो उपजता है, हमारे अंदर जो निकलता है, फूटता है, हमारे लिए तो वो भी गोंद जैसा होता है। वो या वह गोंद होता है जीवन द्रव जो हमें बचाता है। लेकिन कभी कभी वह दूसरों के भी काम आ जाता है। और लेकिन कभी कभी जैसे पेड़ का वो जीवन द्रव, वो गोंद सूख करके औषधि गुणों के रूप में दूसरों के भी काम आ जाता है। लेकिन कभी कभी वह दूसरों के भी काम आ जाता है। तब वह रूप धर लेता है, तब वह रूप धर लेता है प्रार्थना का, तब वह रूप धर लेता है प्रार्थना का, साहित्य का, संगीत का, संवेदना का या रचनात्मक लेखन का, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन कभी हमारे लिए तो वह गोंद होता है जीवन द्रव, लेकिन कभी कभी वह दूसरों के भी काम आ जाता है। तब वह रूप धर लेता है प्रार्थना का, साहित्य का, संगीत का और संवेदना का। जो रचनात्मक लेखक है वह किस तरह होता है, वो किस तरह लिखता है, उस पर एक छोटी सी कविता है। साहित्यकार। साहित्यकार साहित्यकार होता है किस तरह? दीपक कुमार जी को बहुत अच्छा लगा, वो कह रहे हैं वेरी गुड। साहित्यकार होता है किस तरह? साहित्यकार जीता है किस तरह? बहता है रक्त की तरह। जैसे रक्त शरीर में लगातार बहता रहता है, उसी तरह से ऐसा साहित्यकार जो सबसे जुड़ाव के साथ रचनात्मक लेखन कर रहा है, उसके विचार समाज में बहते रहते हैं, उसके अंदर भी बाहर भी। बहता है रक्त की तरह, देखता है विरक्त की तरह। या वह साहित्यकार भी समाज में उसी रक्त की, समाज के रक्त की तरह से बहता रहता है। रमता जोगी बहता पानी, रमता रहता है। बहता है रक्त की तरह, देखता है विरक्त की तरह, निष्पक्ष होकर के, कहीं किसी से अटैचमेंट के साथ नहीं। जब वो पूरी सृष्टि को विरक्त भाव से, जब विरक्त भाव से देखेगा तो सबसे जुड़ा भी महसूस करेगा। ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि अगर हम एक से नहीं बंधे हैं, सबसे जुड़ाव महसूस करेंगे तो विरक्त की तरह से। और सबसे जुड़ाव महसूस करना यही निर्मलता की भी निशानी है। जब कबीर कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। तो वो मन की निर्मलता तभी आती है जब हम सबसे, पूरी सृष्टि से, पूरे काल से जुड़ाव महसूस करें, तभी मन निर्मल होता है। तो देखता है अभी मन विरक्त भी होता है। और विरक्त का मतलब माया मोह त्याग करके नहीं, सबसे जुड़ाव महसूस करते हुए फिर आपके मोह का विस्तार होता जाता है। कोई भी निरीह होगा तो आप उसके लिए तड़पेंगे, कोई भी दुखी होगा तो उसके लिए करेंगे। जैसे वो लोक कथा चींटी की मैं सुनाता हूँ, तो वह देखता है विरक्त की तरह, झरता है हर सिंगार की तरह। जो रचनात्मक लेखन है वह हर सिंगार की तरह झरेगा, और जिसको मिलेगा उसको भी वही खुशबू और वही अच्छेपन का एहसास होगा। तो झरता है हर सिंगार की तरह, लगता है फुहार की तरह। तो वो रचनात्मक लेखन दूसरों को फुहार की तरह लगना चाहिए। देता है अमीर की तरह, देता है अमीर की तरह, संकोच नहीं करता, अपने तक छिपाता नहीं, देता है। फिर देता है अमीर की तरह और पाता है फकीर की तरह। देता है अमीर की तरह, पाता है फकीर की तरह।
दहकता है आग की तरह। जहाँ विषम परिस्थितियाँ हों, अन्याय की परिस्थितियाँ हों, वहाँ आग की तरह दहकना भी ज़रूरी है रचनात्मक लेखन को। दहकता है आग की तरह, महकता है गुलाब की तरह, उभरता है भोर की तरह, नई रोशनी देता है। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखे, वो माहौल बनाए रखता है और उभरता है फिर भोर की तरह। थिरकता है मोर की तरह, अंदर अंदर प्रसन्न होता रहता है। जब भी रचनात्मक कोई अच्छा लेखन किया उसने और लोगों को प्रसन्नता हुई उससे, तो वह खुद उसी तरह से प्रसन्न होता रहता है। थिरकता है मोर की तरह, सिमटता है ओस की तरह। अहंकार कोई नहीं है, अगर उसे बैकफुट पे आना है तो वो बैकफुट पे आ जाएगा। ये नहीं कि हम बस अपने इसी के लिए, ईगो के लिए इसकी लड़ाई लड़ाएं, कुछ नहीं। अगर दूसरों की खुशी के लिए उसे सिमटना भी हो तो सिमट जाएगा। सिमटता है ओस की तरह, रहता है ठोस की तरह। लेकिन वैचारिक जो उसकी मजबूती है, सबके सकारात्मकता, सबके बेहतरी का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उसमें ठोस की तरह रहता है, ठोस की तरह डरता है, भाप की तरह। अनायास कहीं लड़ाई की या उलझन की स्थिति आए तो वो डर करके थोड़ा हट जाएगा, भाप की तरह से कभी ऊपर चला जाएगा, कभी साइड में चला जाएगा। डरता है भाप की तरह, फैलता है ताप की तरह। रचनात्मक लेखन ताप की तरह से, ऊष्मा की तरफ से फैलता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन सब होता है, तो ऊष्मा की तरफ फैलता जाता है, क्रांति पैदा हो सकती है। रचनात्मक लेखन में इतनी शक्ति है कि उससे क्रांतियां संभव हैं, खास करके अनुशासित इनकलाब संभव है। तो फैलता है ताप की तरह, जलता है आरती की तरह, जलता है आरती की तरह और खिलता है मालती की तरह। आपने लता मालती खिले देखा होगा, पूरी लता लाल रंग से भर जाती है जब खिलती है। खिलता है मालती की तरह, विचारता है नवनीत की तरह। समुद्र मंथन, विचारों का समुद्र मंथन करते, जब आप मंथन करते हैं तब मक्खन निकलता है। तो सृष्टि में जितने तरह के विचार हैं, जितने तरह की घटनाएं हैं, पूरी सृष्टि समग्रता में मंथन करता है सबका, और फिर उसका जो निचोड़ है वो मक्खन नवनीत निकालता है। तो विचारता है नवनीत की तरह, गूंजता है संगीत की तरह। उसकी विचार आपके पढ़ लेने के बाद फिर गूंजना चाहिए। जो मैंने तख्ती के अक्षर में अच्छी रचना की परिभाषा एक बच्चे के माध्यम से अपने नॉवल विन 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 द ऑर्फन वे में अच्छी रचना की परिभाषा एक बच्चे के साथ संवाद में दिखाया है। उसका सार यही है कि रचनात्मक लेखन कभी रचनाकार तक पूरा नहीं होता, वह आगे यात्रा करता है। रचनाकार ने लिख दिया, लेकिन जब वो पढ़ता है जो, उसके मन में वो रचना जब और गूंजती है, जब वह और आकार लेती है और बढ़ती है, उसके मन में हॉन्ट करने लगती है पाठक के मन में, और पाठक उसको लेकर के या श्रोता उसको लेकर के और लोगों तक जाने लगता है, तब वह रचना सफल रचनात्मक लेखन है। वह रचनाकार तक खत्म ना हो जाए, या पाठक पढ़े और उसके बाद वहीं खत्म ना हो जाए। पाठक के मन में वह जिंदा रहे और हर वो पाठक चाहे कि ये विचार और लोगों तक जाए। जितनी दूर तक जो क्लासिकल रचनात्मक लेखन होता है, जो भविष्य में जाता है, भविष्य में उनको लेकर के कौन जाता है? क्या आज कबीर हैं हमारे सामने? क्या आज शेक्सपियर हैं या मिल्टन हैं या तुलसीदास हैं? लेकिन उनकी रचनाएं क्यों आगे बढ़ रही? क्योंकि रचनाओं में इतनी ताकत है कि हम उसको पढ़ने के बाद चुप नहीं रह सकते। वो रचनाएं हमें फोर्स करती हैं। सेल्फ इल्यूमिनोसिटी ऑफ क्रिएटिव राइटिंग या नॉलेज, कि हाँ,
रचनाकार के पीठ पर या कंधे पर बैठ करके रचनाओं को नहीं चलना है। जो एकदम पावरफुल क्रिएटिव राइटिंग या रचनात्मक लेखन है, वह पढ़ने वाले को मजबूर करेगा कि वो उसे समय के सीमा में दूर ले जाएं, भावी पीढ़ियां उसे आगे ले जाएं। तो वो गूंजता, वो संगीत की तरह से गूंजेगा। जैसे उसी में मैंने कहा है कि रचनाकार तो जैसे लोकगीत होता है तो कोई उसको अगवाता है और कोई उसको पुरवाता है। अगवाने को भोजपुरी में कढ़वाना कहते हैं, कोई कढ़ाता है और कोई पुरवाता है। तो जो सच्चा सकारात्मक क्रांतिधर्मी रचनात्मक लेखन है, परिवर्तन करने वाला, परिवर्तनकारी, अनुशासित इनकलाब करने वाला, वो कोई तो उसको कढ़वाता है, लेकिन फिर लोग उसको पुरवाते हैं जब उसको जरूरी पाते हैं। तब वो संगीत की तरह से पूरे क्षेत्र में, पूरी धरती पर या पूरे काल में गूंजने लगता है। तो खिलता है मालती की तरह, विचारता है नवनीत की तरह, गूंजता है संगीत की तरह। अब अगली 4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बनता है मेड़ की तरह। खेतों में जो मेड़ होता है, मिट्टी खेत में है और मिट्टी भी मेड़ में है, बस मेड़ थोड़ा सा एक चलने फिरने के लिए रास्ता बन गया है लोगों के लिए, सुविधा के लिए, लेकिन एलिमेंट वही है। तो जो रचनात्मक लेखक है वह आम आदमी यानी कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी ही है भी, लेकिन और लोगों की सुविधा के लिए उसने रचनात्मक लेखन किया है, मेड़ का स्वरूप ले लिया ताकि लोगों को सुविधा हो जाए, लेकिन है वो मिट्टी। तो बनता है मेड़ की तरह, अलग नहीं है। श्रोता और पाठक अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो वो अंग्रेजी की सेइंग है वो भी इससे चरितार्थ होती है कि उसके लेखन को सब लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसके लेखन में सब लोग नहीं होते। तो अगर लेखन में सभी लोगों को होना है तो लेखक को सब लोगों को उसमें समेटना है, अपने को खुद सब लोगों के जैसा ही बनाना है, तभी सब लोग उसमें होंगे। यानी कि खुद मिट्टी है और मिट्टी के बारे में लिख रहा है, तभी तो सब लोगों के लिए रास्ता बना रहा है। तो बनता है मेड़ की तरह। और जो रचनात्मक, सच्चे अर्थों में जो रचनात्मक लेखक है वो मरता है पेड़ की तरह। पेड़ एक ऐसी चीज है, ऐसा जीव है कि जिंदा रहने तक भी काम आता है और मरने के बाद उसके एक एक अंग का उपयोग हो जाता है। तो वैसे रचनात्मक लेखक के एक एक सांस का उपयोग जीवन भर भी होता रहता है और जीवन के बाद भी उसका जो भी है कृतियाँ वो बाद तक इस्तेमाल होती रहती हैं, काम आती रहती हैं। तो मरता है पेड़ की तरह और लिखता है प्रकार की तरह। प्रकार, प्रकार आपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, कोई भी अगर सर्कल बनाना है तो एक बिंदु तो उसका कागज पर रख देते हैं, जहाँ भी रखना हो रख दो, वो जो नुकीला लोहे का होता है, और दूसरे एंड पे पेंसिल लगा लेते हैं और उसको गोला बना लेते हैं। तो उसी तरह से जो रचनात्मक सकारात्मक रचनाकार है वह उसका एक बिंदु तो कहीं पूरे समाज से, पूरी धरती से, पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है, स्थायी रूप से उसके जुड़ाव में महसूस कर रहा है, और दूसरा हिस्सा लिख रहा है, परिधि बना रहा है लिखते हुए, लेकिन केंद्र में वह सबसे जुड़ा हुआ है। तो उस भाव से लिखता है। उसको इन 2 लाइनों में लिखा है कि लिखता है प्रकार की तरह। प्रकार, जैसे प्रकार ज्योमेट्री में लिखता है, चित्र बनाता है, वैसे ही लिखता है प्रकार की तरह, है केवल साहित्यकार की तरह। तो जो रचनात्मक साहित्यकार है वह अपनी तरह का अनूठा है, उससे किसी और की तुलना नहीं की जा सकती, वह केवल साहित्यकार की तरह रह रहा है। और एक और कविता आपके सामने रखते हैं। आज कविताओं के माध्यम से ही रचनात्मक लेखन को और
क्रिएटिव राइटिंग को, सकारात्मक रचनात्मक लेखन को आपके सामने रख रहा हूँ। कवि होता है किसान, शायद पहले भी सुनाया हो, लेकिन इसे आज इन कविताओं की श्रृंखला में भी सुनाना जरूरी है। मेरे शब्द तो बीज हैं जिन्हें बोता हूँ समाज की जमीन पर। मेरे शब्द तो बीज हैं जिन्हें बोता हूँ समाज की जमीन पर। यदि शब्द और समाज परस्पर वही संबंध बना सके, यदि शब्द और समाज परस्पर वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का। यदि शब्द और समाज परस्पर वही संबंध बना सके जो बीज और धरती बनाते हैं, तो शायद उग जाएगा कोई पौधा आनंद का। लेकिन हर बीज तो नहीं उगते और हर भूमि में नहीं उगते। और कवि होता है किसान, और कवि होता है किसान, उसे जानना चाहिए। कवि यानी कि रचनाकार लिख लीजिए यहाँ पर, कवि रचनाकार, कोई भी शब्द यहाँ, रचनात्मक लेखककार, लेखनकार। और कवि होता है किसान, उसे जानना चाहिए कि कौन सा बीज कब और कहाँ बोना है और किसे छिपा कर रखना है अगली किसी फसल में बोने के लिए, और किसे छिपा कर रखना है। बीजों को किसान छिपाता है, कोई दूसरे साल बोता है कि तीसरे साल बोता है। कि उसे जानना चाहिए कि कौन सा बीज कब और कहाँ बोना है और किसे छिपा कर रखना है अगली किसी फसल में बोने के लिए। और जैसे किसान सहेज कर संजोता है, और जैसे किसान सहेज कर संजोता है बीजों को कई कई बरस, क्या कवि वैसे ही सहेज पाता है? क्या कवि वैसे ही सहेज पाता है? जो सहज ही सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। जो सहज ही सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। आपको सहेजना है बहुत सारे विचारों को। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे विचार आए वैसे ही तुरंत लिख दीजिए, समय आने पर लिखिए। कुछ को आप कहीं अपना जॉट डाउन करके रखे रहिए, बाद में लिखिएगा। जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो, स्टेज बाय, चाहे डॉक्टर है वह भी दवा स्टेजेस में देता है, रचनात्मक साहित्यकार को भी उसी तरह से किसान भी होना होता है, वैद्य भी होना होता है। तो जो सहज ही सहेज लेता है वह कबीर हो जाता है। और कविता में जो 5 इंग्रेडिएंट्स शरीर के हैं, पंच तत्व से जो ये शरीर बना हुआ है, कविता में भी वो 5 एलिमेंट्स, या रचनात्मक लेखन में भी, जहाँ मैं कविता शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज ये कविता की पुस्तक से कविताएं आपको सुना रहा हूँ रचनात्मक लेखन संबंधित। तो जहाँ कविता है वहाँ रचनात्मक लेखन सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और उसी भाव से आनंद लीजिए। क्यों नहीं होता विश्वास? तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता जल भी हो सकती है? तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता जल भी हो सकती है, जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है, सब पर बरस सकती है, जो बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। कविता भेदभाव करने वाली चीज नहीं है। कविता जल की तरह सबको द्रवित करने वाली है, जो सब बिना किसी भेदभाव के बरस सकती है। कविता हवा भी हो सकती है, पवन भी हो सकती है, जो सबको बिना किसी भेदभाव के जगा सकती है, सुला सकती है और रोमांचित कर सकती है। जो सबको बिना किसी भेदभाव के जगा सकती है, सुला सकती है और रोमांचित कर सकती है। कविता अग्नि भी हो सकती है। कविता अग्नि भी हो सकती है, जो बिना किसी भेदभाव के ऊष्मा दे सकती है, उत्तेजित कर सकती है, उत्तेजना दे सकती है। कविता आकाश भी हो सकती है। कविता आकाश भी हो सकती है, जो सबको
अपने अंदर उड़ने दे सकती है, जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, आच्छादित कर सकती है, आश्रय दे सकती है, जो सबको अपने अंदर उड़ने दे सकती है, आच्छादित कर सकती है, आच्छादित ढक सकती है और आश्रय दे सकती है। तुम्हें क्यों नहीं होता विश्वास कि कविता यह सब हो सकती है एक साथ, कि कविता यह सब हो सकती है एक साथ। तब वह पत्थर में भी फूल खिला सकती है, तब यह पत्थर में भी फूल खिला सकती है। पत्थर को धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करें, पत्थर को धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित करें। आपने अगर जियोलॉजी पढ़ी हो या पत्थरों के बारे में पढ़ा हो, तो पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में बदलते जाते हैं। ये ह्यूमस फॉर्मेशन कहते हैं। पानी, हवा, गर्मी, ठंडक, इन सब से पत्थरों में छोटे छोटे जो आउटर लेयर है उसके कण धीरे धीरे ह्यूमस कहते हैं, ह्यूमस में बदलते हैं, जो ह्यूमस बाद में मिट्टी में बदल जाता है। तो पत्थर भी धीरे धीरे हजारों साल में मिट्टी में बदल जाते हैं। तो वही बात है, समय लगता है। तो रचनात्मक साहित्यकार को पेशेंस रखना चाहिए कि उसकी जो रचनाएं हैं वो तुरंत नहीं बदलेंगी, लेकिन धीरे 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 पत्थर जैसे हृदयों को भी बदलती हैं। जैसे ये प्राकृतिक तत्व हवा, पानी, ऊष्मा, आकाश, स्पेस, ये पत्थरों को भी ह्यूमस बनाती हैं, फिर मिट्टी बना देती हैं। तो वैसे ही जो पत्थर जैसे तत्व हैं जिनके दिल, वो भी मिट्टी बदलेंगे, रचनात्मकता उनमें भी आएगी। लेकिन बहुत बहुत रचनात्मक लेखक को बहुत 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 धैर्य होना चाहिए, आशा होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, और बिना पेशेंस के बहुत अच्छे रचनात्मक लेखक बनना बहुत मुश्किल है। और एक और शब्द, छोटी सी कविता देखिए। शब्द कितने अधूरे हैं, शब्द कितने अधूरे हैं, शब्द कितने सीमित हैं। कल हम भारत के लोक की श्रृंखला में भी शब्द और कर्म एक मित्र ने चाहा था, उसी पर चर्चा करिए, तो उसी पर चर्चा कर रहा था। तो वहाँ मैंने जो बात कही थी, आप इंडियन मीडिया काउंसिल के सब मित्रों के सामने भी वह बात रखना बहुत ज़रूरी है कि जो विचार हैं वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं। आपने जो भी साइंस में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक लगातार कॉन्टिन्यूअस, जैसे टेम्परेचर है तो वो कुछ भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस, या किसी लोगों की हाइट है तो वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। 5 फीट 3 इंच होता है, हो सकता है 5 फीट 3.005 हो सकता है, 5 फीट 4 इंच हो सकता है, 4.1 हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब वो कंटिन्यूटी में कोई भी अंक ले सकता है, उनको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। और डिस्क्रीट जो फिक्स होते हैं, जैसे पेड़ों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 1 पेड़ होगा, फिर 2 होगा, फिर 1.1 पेड़ नहीं होगा। इसी तरह से फल, इसी तरह व्यक्ति, तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्क्रीट वेरिएबल हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं। आपके विचार कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं, और जो शब्द हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल हैं। शब्द, अब आपको अपने विचारों को उन शब्दों पर बैठाना है। तो जो आसपास के शब्द हैं, जैसे 3.1 है तो उसको राउंड ऑफ करके आप 3 वाले डिस्क्रीट वेरिएबल पर रख सकते हैं। उसी तरह से विचारों को आप शब्दों के डिस्क्रीट जो शब्द हैं, आसपास के शब्द ढूंढ करके उस पर रख देते हैं। तो शब्द सीमित हैं, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं है। उन्हीं की सीमितता की तरफ इशारा करती हुई, और फिर उससे क्या कंक्लूजन ड्रा होता है वो आपके सामने रख रहा हूँ।
कितने अधूरे हैं शब्द, कितने सीमित हैं, और सदा से रहे हैं ये शब्द, हमेशा से अधूरे और सीमित रहे। शब्दों की यह सीमितता, शब्दों की यह सीमितता, अधूरापन उनकी शक्ति भी है और कमजोरी भी। वही अधूरापन और सीमितता उनकी शक्ति भी है और कमजोरी भी। शब्द सीमित हैं, शब्द जीवित हैं क्योंकि वे सीमित हैं। शब्द जीवित हैं क्योंकि वे सीमित हैं। जो सीमित होगा वही जीवित होगा। शब्द जीवित हैं क्योंकि वे सीमित हैं। जिस दिन शब्द असीमित हो जाएंगे, जिस दिन शब्द असीमित हो जाएंगे, वे अदृश्य हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे ईश्वर की तरह। जिस दिन शब्द असीमित हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, जिस दिन शब्द असीमित हो जाएंगे, वे अदृश्य हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे ईश्वर की तरह। जैसे किसी ने कोई विचार किया कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में, लेकिन उसको शब्द में, शब्द के डिस्क्रीट वेरिएबल पे उसने डाल दिया, रचनात्मक लेखन कर दिया। अब वो रचनात्मक लेखन तो जीवित हो गया, आगे तक जाएगा, तमाम पीढ़ियों तक जाएगा, तमाम लोगों तक जाएगा, लेकिन वे विचार तो उसके मन में आया और फिर हट गया। तो विचार जो असीमित था वो अदृश्य हो जाएगा, लेकिन जो शब्द आ गए वो यात्रा कर रहे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल होकर के हैं साक्षात। चाहे वो बोल करके, चाहे लिख करके, जब बोल दिया गया या लिख दिया गया तो उसने एक साकार रूप रख लिया और इसीलिए वो सीमित हो गया। और जो विचार था, रित था, वह असीमित है, इसलिए उसका स्वरूप नहीं आया। तो जिस दिन शब्द असीमित हो जाएंगे, वे अदृश्य हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे ईश्वर की तरह। दो कविताएं आपके सामने, दो तीन कविताएं और आपके सामने रखता हूं, और लगता नहीं है कि धरती जानती है पुस्तक की भूमिका से जो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा था वो आज हो पाएगा। 1 घंटा पूरा होने जा रहा है, तो दो तीन कविताएं मैं रख करके आज की ये श्रृंखला तीसरी अंक समाप्त करूंगा। आपके अगर मेरे सामने आपके कुछ प्रश्न होंगे अभी तो उन पे ज़रूर चर्चा करेंगे। असीमित गीत, असीमित गीत। पहले हम गाते थे गीत, पहले हम गाते थे गीत अपने कबीले के, अपने गांव के। पहले हम गाते थे गीत अपने कबीले के, अपने गांव के। फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे परिधि बढ़ी, दायरा बढ़ा हमारे गीतों का। हमने गाए राज्य के गीत, प्रदेश के गीत, राष्ट्र के गीत, गणराज्य के गीत। लेकिन अब हमारे गीत तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं, तोड़ना चाहते हैं ये सीमाएं। हमारे गीत चाहते हैं, वे चाहते हैं कि हम गाएं विश्व के गीत, वसुंधरा के गीत। यदि हमारे गीतों ने पाया इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं, यदि हमारे गीतों ने पाया इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं, तो हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। यदि हमारे गीतों ने पाया इस विश्व के बाहर जीव जन और भी हैं, तो हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। हमारे गीत कहेंगे हमें गाने को
आकाश गंगा के गीत, ब्रह्मांड के गीत। हमारे वे गीत होंगे जोड़ने के, बुनने के। हमारे वे गीत होंगे जोड़ने के, बुनने के। बहुत हो चुके अब तक, बहुत हो चुके अब तक अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत। बहुत हो चुके अब तक अलगाववादी गीत, बिखराववादी गीत। और देखिए, ये जो गीतों के श्रृंखला या रचनात्मक लेखन की श्रृंखला या वैचारिक विश्वास की श्रृंखला, ये लगातार बदलती है जैसे जैसे विज्ञान ने हमें चीज़ें दिखाई हैं, सच्चाई का पहलू और नज़दीक से दिखाया है। पहले ये माना जाता था धरती सपाट है, और उसी हिसाब से लोगों का विश्वास बना रहा। लेकिन जब स्पेस में हम गए, वहाँ से धरती एक छोटी सी बिंदु जैसी दिखी, तब हमारी धरती के बारे में समझ, और धरती माँ है, सब ह्यूमन रेस एक है, ये विचार अब और पुख्ता हो गया। तो धीरे धीरे जो हमारी आंखें जैसे जैसे खुलती हैं और हमें सृष्टि की सच्चाई का जैसे जैसे आभास होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा लेखन भी बदल रहा है। जो सच्चाई के नज़दीक जाता हुआ लेखन होगा वही आगे बढ़ेगा, और बाकी जो सच्चाई से दूर होता हुआ जाएगा लेखन, वह धीरे धीरे समय के साथ समाप्त होता जाएगा। एक और कविता आपके सामने, असत्य और सीमाएं। असत्य और सीमाएं। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है। हो सकता है आप चौंकें, लेकिन इस कविता का आनंद लीजिए। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपने सीमाएं बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर व्यक्ति अपनी सीमाएं बता रहा है। किस किस तरह की सीमा? कोई अपने ज्ञान की सीमा, कोई समझ की, कोई सुनने की, कोई बोलने की, कोई देखने की, कोई सुख दुख की, कोई सोच की, कोई लोभ की, कोई लोभ की सीमा, कोई लाभ की, कोई आयु की, कोई मन की, कोई शरीर की, कोई अपने परवरिश की, कोई अपने वातावरण और परिवेश की, कोई सुरक्षा असुरक्षा की, कोई भय की, कोई संस्कार की, कोई व्यक्तित्व की, कोई धर्म की, और कोई अपने ईश्वर की, और कोई अपने सीमाओं की सीमा बता रहा है। कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएं बता रहा है। जो भी कुछ भी कहता है, इवन रचनात्मक लेखक भी अगर कुछ कह रहा है, या जो भी व्यक्ति दुनिया में है जो कुछ बोल कह रहा है, वह अगर आपको लगता है कि वह असत्य कह रहा है, झूठ बोल रहा है, तो दरअसल वो असत्य नहीं कह रहा है, वो अपनी सीमाएं बता रहा है। आप उससे उनकी सीमाओं को जज करने की कोशिश करिए। अगर आप खुले मन और खुले दिमाग से ये भाव रखेंगे, तो दूसरों की सीमाएं अपने आप आपको स्पष्ट होती चली जाएंगी, जो भी आपके सामने बोल रहा है। तो कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोल रहा है, हर कोई अपनी सीमाएं, लिमिटेशंस बता रहा है। कोई अपने ज्ञान की सीमा, कोई समझ की, कोई सुनने, कोई बोलने की, कोई देखने की, कोई सुख दुख की, कोई सोच की, कोई लोभ की, कोई लाभ की, कोई आयु की, कोई मन की, कोई शरीर की, कोई सुरक्षा असुरक्षा की, कोई भय की, कोई अपने परिवेश की, कोई अपने पालन पोषण या परवरिश की, कोई संस्कार की, कोई व्यक्तित्व की, कोई धर्म की, कोई अपने ईश्वर की, और कोई अपने सीमाओं की सीमा बता रहा है। कोई व्यक्ति असत्य नहीं बोलता, हर कोई अपनी सीमाएं बता रहा है। हर कोई अपने सीमाएं बता रहा है। और एक छोटी सी कविता, दो छोटी छोटी कविताएं, बल्कि तीन छोटी छोटी कविताएं आपके सामने रख करके, केवल 4-4, 5-5 लाइन की, आज की ये कड़ी, ये तीसरा एपिसोड समाप्त करेंगे। अगर कोई प्रश्न सामने होंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे। साहित्य और धर्म दर्शन। रचनात्मक लेखन
तो मुद्दों पर या आपके विचार, ये सब तो होता ही होता है। और जो भी आज धर्म है वो कभी किसी का रचनात्मक लेखन और विचार ही था। एक चीज ध्यान रखिए, जिसको आज हम धर्म कहते हैं वह भी किसी का कोई रचनात्मक लेखन था। तो उस साहित्य का, रचनात्मक लेखन का और धर्म या दर्शन का, फिलॉसफी का क्या रिश्ता है, इसके लिए एक छोटी सी कविता। जैसे चलते चलते कोई मुद्रा या सिक्का घिस जाता है, चिकना गोल मटोल हो जाता है। कोई इवन पत्थर हो, सिक्का हो, सिक्के हों, पहले जमाने में जो चांदी सोने के थे, बाद में एल्यूमिनियम के हुए। ये सिक्के भी जितने पुराने 10-20 साल पुराने हैं, इवन 1 रुपए 10 पैसे 5 पैसे वाले, वो भी घिस जाते हैं। तो पत्थर भी लुढ़कते लुढ़कते घिस जाते हैं, गोल मटोल होने लगते हैं। तो जैसे चलते चलते कोई मुद्रा या सिक्का घिस जाता है, चिकना गोल मटोल होने लगता है, वैसे ही कोई भी विचार, रचनात्मक लेखन जब नया रहता है तो साहित्य रहता है। जब नया रहता है, ताजा ताजा रहता है, तो साहित्य रहता है। और जब बहुत घिस जाता है, 10-20 साल, 20 साल, 40 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, तब वह धर्म बनने लगता है, दर्शन बनने लगता है। अगर लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, वो चल रहा है या अपने आप भी लुढ़क रहा है, तो फिर वो गोल मटोल होने लगता है। तब संभावना इसकी भी रह जाती है। उन्हीं में से कुछ धर्म बनने लगते हैं, कुछ दर्शन बनने लगते हैं, फिलॉसफी बनने लगते हैं। तो कुछ धर्म बनने लगते हैं, कुछ दर्शन बनने लगते हैं, लेकिन नए नए सिक्के तो ढलते ही रहते हैं। हर रचनात्मक लेखन जो कर रहा है आज, इन्हीं में से शायद कोई कभी आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल बाद एक नई फिलॉसफी बन जाए, एक नया धर्म बन जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और काश इन ढलते, आज जो ढल रहे सिक्के हैं और फिर ढुलकते ढुलकते एक ऐसा धर्म बन जाए जो सारी धरती का धर्म हो, पूरे ब्रह्मांड का धर्म हो, और सब लोग हवा की तरह से उसको माने। फिर कोई विभाजन ना हो, फिर खुशियां ही खुशियां हो, संवेदना ही संवेदना हो। तो साहित्य और धर्म और दर्शन का जो संबंध है, उसके लिए छोटी सी ये कविता है जिसका शीर्षक है साहित्य और धर्म / दर्शन। जैसे चलते चलते कोई मुद्रा या सिक्का घिस जाता है, चिकना गोल मटोल हो जाता है, वैसे ही कोई भी विचार जब नया रहता है, कोई भी रचनात्मक लेखन जब नया रहता है, तो साहित्य रहता है। जब बहुत घिस जाता है समय के साथ, तो धर्म बनने लगता है, दर्शन बनने लगता है। लेकिन नए नए सिक्के तो ढलते ही रहते हैं, नए नए सिक्के तो ढलते ही रहते हैं। और एक छोटी सी और कविता देखिए, स्वास्थ्यवर्धक साहित्य। स्वास्थ्यवर्धक साहित्य, स्वास्थ्यवर्धक भोजन तो आपने सुना होगा, स्वास्थ्यवर्धक साहित्य। मैं संवेदनाओं के रेशे ही इकट्ठा करता चला गया। अनुश की किताब लिखता हूँ, अनुशासित इनकलाब लिखता हूँ। संवेदनाएं ही हमें खुशहाली देती हैं, संवेदनाएं जिंदा रखती हैं, संवेदनाएं ही हमें जिंदा रखती हैं। संवेदनाएं बेहिसाब लिखता हूँ। तो संवेदनाओं के रेशे और डायरियों में ज़्यादातर इकट्ठे किए हैं। तो मैं संवेदनाओं के रेशे ही इकट्ठा करता रहा, लोगों से लेता रहा, लोगों से जुड़ता रहा, बुनता रहा। इसीलिए मेरा साहित्य रेशेदार है, इसीलिए मेरा साहित्य रेशेदार है। मैं तो कहूँगा रचनात्मक लेखन को रेशेदार होना चाहिए। मेडिकल साइंस भी मान रही है कि रेशेदार चीज़ें अधिक स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, तो मेरा साहित्य भी स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये स्वास्थ्यवर्धक साहित्य का एक लक्षण मैंने आपके सामने रखा। और खेमे मर रहे हैं, एक ये कविता अंत सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।
बहुत सारे साहित्यकार, चूंकि साहित्यकारों के बीच में रहा जिंदगी भर, पत्रकारों के बीच में रहा, संपादकों के बीच में रहा, लिखने पढ़ने वालों और क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ के बीच में रहा, नाटक और इन सब के बीच, उन लोगों के बीच में रहा, तो बहुत लोगों को निराश होकर के ये कहते मैंने सुना कि साहित्य मर रहा है, आज तो साहित्य मर रहा है। अगर उनकी किताबें कोई नहीं पढ़ता तो कह देंगे कि अब आज तो किताब कोई पढ़ता ही नहीं, साहित्य मर रहा है। बड़े बड़े प्रोग्रामों में भी जब किसी ने ये कमेंट कर दिया कि आज साहित्य मर रहा है, तो मैंने उनको कहा, जो बात अब इस कविता में कहने जा रहा हूँ वही मैंने उनके सामने कहा। और दरअसल चाहे साहित्य हो, रचनात्मक लेखन हो, वो रूप बदल सकता है, लेकिन मर कैसे सकता है? अगर कागज कलम पे लिखना बंद हो गया तो आईफोन पे और फोन पे लिखना शुरू हो गया। हर आदमी पढ़ता है, सोशल मीडिया में पढ़ रहा हो, चाहे आपस की बातचीत में सुन रहा हो, तो पढ़ता सुनता है। और साहित्य विचार से अलग नहीं है। पहले रचनात्मक विचार आते हैं और उसकी छाया रचनात्मक लेखन होता है। रचनात्मक लेखन कोई अलग चीज नहीं है। तो जब तक व्यक्तियों के, आपके मस्तिष्क में विचार आते रहेंगे, तो साहित्य तो विचारों की छाया है। तो अगर विचार हैं तो साहित्य भले मर जाए, विचार तो नहीं मरेंगे। और दरअसल साहित्य मर भी नहीं सकते, साहित्य नहीं मर सकता। वो मैंने जो कहा था कि शब्द निस्तेज होते जाते हैं, लेकिन नए शब्द जन्म लेते जाते हैं। तो शब्द, एक व्यक्ति, एक शब्द मर सकता है, उसका अर्थ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के मरने से हम नहीं कह देंगे कि मानव जाति मर रही है, मनुष्यता मर रही है। तो उन लोगों को ये जवाब जो कहते हैं निराश होकर के कि साहित्य मर रहा है या रचनात्मक लेखन मर जाएगा और अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोग भी मिले। आज साहित्य, खेमे मर रहे हैं, कविता का शीर्षक है खेमे मर रहे हैं। आज साहित्य नहीं मर रहा है। बहुत सारे संगोष्ठियों में, बहुत सारे प्रोग्रामों में ये स्वनाम धन्य, बहुत बड़े बड़े, आज के बहुत बड़े बड़े पुरस्कार पाए हुए, ज्ञानपीठ पाए हुए, बिरला पुरस्कार पाए हुए उन साहित्यकारों को मैंने ये रोते कहते देखा है। उसके बाद ये छोटी सी चाल है इनकी कविता, जो शायद हमारे अंतरात्मा की आवाज को निरूपित कर रही है और रचनात्मक लेखन, रचनात्मक विचारों की शक्ति को और सत्य की शक्ति को अभिव्यक्ति दे रही है। केवल चाल है इनकी। आज साहित्य नहीं मर रहा है, साहित्य के खेमे मर रहे हैं। जब साहित्य में गुटबंदियां होने लगती हैं, सर्व हित की जगह पर कुछ सीमित लोगों के हितों के लिए हम लिखने लगे। साहित्य का मतलब ही है सबके हित की बात। जहां सबके हित हो वही साहित्य है, सर्वहित वही साहित्य है। तो आज तो सर्वहित में फिर खेमेबाजी कहां से आ गई, गुटबंदी कहां से आ गई? आज साहित्य नहीं मर रहा है, साहित्य के खेमे मर रहे हैं। व्यवस्था नहीं मर रही है, व्यवस्था के खेमे मर रहे हैं। आज साहित्य नहीं मर रहा है, साहित्य के खेमे मर रहे हैं। व्यवस्था नहीं मर रही है, व्यवस्था के खेमे मर रहे हैं। धर्म नहीं मर रहा है, धर्म के खेमे मर रहे हैं। जो धर्म है वो तो स्पिरिचुअलिटी है, पूरी ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि से जुड़ाव है। लेकिन मर क्या रहा है, कमजोर क्या होता जा रहा है, कमजोर होते होते समाप्त प्राय क्या होगा? धर्म के जो खेमे हैं, धर्म के जो समूह बन गए, गुटबंदियां धर्म के आधार पर हो रही, लोगों को बांटने की जो कोशिशें हो रही हैं, अपने अपने जो झंडा बरदार बन गए हैं, या धर्म का जो व्यापार कर रहे हैं, जो धर्म के खेमे मर रहे हैं, शायद इनका समय भी पूरा हो चुका हो।
शायद इनका समय भी पूरा हो चुका हो। तो आज साहित्य नहीं मर रहा है, साहित्य के खेमे मर रहे हैं, साहित्य की गुटबंदियां और साहित्य के व्यापार मर सकते हैं। व्यवस्था नहीं मर रही है, व्यवस्था के खेमे मर रहे हैं, व्यवस्था की गुटबंदियां खत्म हो रही हैं, खत्म हो जाएंगी, व्यवस्था के व्यापार खत्म हो जाएंगे। धर्म नहीं मर रहा है, धर्म के खेमे मर रहे हैं, धर्म की गुटबंदियां समाप्त हो जाएंगी और धर्म के व्यापार समाप्त हो जाएंगे जब लोगों की आंखें खुल जाएंगी। और शायद अब इन सब का समय भी पूरा हो चुका हो, और शायद इन सब का समय भी पूरा हो चुका होगा, क्योंकि साहित्य तब तक जिंदा रहेगा जब तक हमारे विचार जिंदा रहेंगे, हमारे मनों में विचार आते रहेंगे। व्यवस्था तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम अपनी परस्परता का और संवेदनशीलता का एहसास करते रहेंगे। और धर्म भी तब तक जिंदा रहेगा जब तक हमारे मन में करुणा, जुड़ाव और संवेदनशीलता रहेगी। तो इसी के साथ आज का ये जो अंक था ये समाप्त हो रहा है। मेरे सामने कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन करण भास्कर सूर्य जी लिख रहे हैं, आज आपसे बहुत बहुत आभार हूँ सर। और करण भास्कर जी, आपको मैं वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लिखने की प्रैक्टिस करिए और अपने आसपास लोगों को सुनाइए, दिखाइए, और उसमें थोड़ी सुधार की गुंजाइश है। अभी करण भास्कर सूर्य जी ने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे हैं जो पहले चले गए, मेरे सामने नहीं है स्क्रीन पे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। और विनोद भट्ट जी ने लिखा है, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप सब लोगों को भी ढेर सारा प्रणाम। और आज इस 2020 का यह आखिरी इतवार है, इसके बाद हम लोगों का जो संडे होगा किसी प्रोग्राम में, वो अब 2021 में होगा। 2021 के लिए अभी से ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और 2020 में जो कोरोना की वजह से हम लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियां हुई, आशा है 2021 बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके वैक्सीन्स भी आ गए हैं और भी बहुत कुछ सकारात्मक होगा ही। और हम लोग भी थोड़ा अपने व्यवहार में, हमारे अपने विचारों में, हमारे अपने लोभ में, हमारे अपने नेचर के कॉन्शसनेस में, इन सब में सकारात्मक परिवर्तन आया है। तो इसलिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नए साल की आपसे विदा लेता हूँ। आपने समय दिया और इतने मन से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से हमारे हम भारत के लोक श्रृंखला के देखने वाले सभी फेसबुक और यूट्यूब के जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने ये टाइम का कोई आपको मैसेज नहीं भेजा था, लिंक नहीं भेजा था, अनायास ही ये प्रोग्राम आज इस समय हुआ और आप इतनी बड़ी संख्या में आप लोग देख रहे थे। साकेत मिश्रा जी, सारिका त्रिपाठी जी, गंगाराम यादव जी, हरित पर्याय, मधु वत्स जी, मोहम्मद आत्मेश जी, अनिल मौर्य जी, योगेश दुबे जी, विद्यानंद जी, शशिकांत जी, संजू चौबे जी, विजय शंकर जी, अरुण चौबे जी, गिरीश गुप्ता जी, कासिम फजल जी, सुरेंद्र सिंह जी, आशुतोष सिंह जी, शेषमणि सिंह जी, सचिन यादव जी, राणा शंकर जी, शशि प्रकाश सिंह जी, विश्वनाथ झा जी, रामगोपाल तिवारी जी, सिद्धार्थ सिंह जी, प्रदीप पाठक जी, सूरज भान जी, ये नाम तो वो हैं जो मेरे सामने अभी स्क्रीन पे हैं। उसके पहले जो नाम स्क्रीन पे आए और काफ़ी ऊपर चले गए, उनको नहीं मैं पढ़ पा रहा हूँ। इस पे यूट्यूब पे
त्रिवेदी जी बोल रहे हैं, खूब भालो। आप कह रहे हैं, आप दीपक के मानंद अंधकार को मिटा रहे हैं। आप सभी फूंक रहे हैं तो मैं तो लकड़ी की तरह से जल रहा हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों का ये जो सामने बैठ करके आप लोग तरह तरह से फूंक रहे हैं, तो उससे मैं जलता जा रहा हूँ, और उससे हो सकता है थोड़ी बहुत आँच और रोशनी पैदा हो रही हो। तो अरुण जी को, जो रायपुर से देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पर अपना प्रोग्राम हम लोग को विराम देते हैं। शाम को हम भारत के लोक श्रृंखला के 82वें अंक में फिर आएंगे आपके साथ, और इसी से जुड़ी हुई बातें ही रहेंगी, क्योंकि उस पर शब्द और कर्म पर चर्चा होगी, और शायद शब्द और कर्म की चर्चा आज शाम की चर्चा के बाद विराम हो, कोई नया विषय हम लोग लेंगे। नए विषयों के लिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि सुझाव भेजिए कि किन विषयों पे आप लोग चर्चा चाहते हैं। तो फिर एक बार बहुत बहुत नमस्कार, शाम को फिर मिलेंगे।